नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग अपने उन बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो एनडीए की, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि भारत की एयरफोर्स या फिर नेवी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के साथ हमारी बातचीत हो रही है। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग अपनी आज की इस बेहतरीन सी क्लास को आप सभी के साथ करने के लिए तैयार हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ अभी हाल फिलहाल में घटित हुई कुछ ऐसी घटनाओं या फिर उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। करंट अफेयर्स या फिर अगर हम लोग आप सभी के साथ कहें दोस्तों क्या, जिसको हम लोग कहते हैं समसामयिकी, कि आपके आसपास मौजूद कुछ ऐसी घटनाएं जिससे हमारा जीवन और आप सभी का जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और हमारी आज की इस क्लास में उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही आनंददायक क्लास होगी। आप सभी लोग हमारी इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी आज की क्लास को आप सभी के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमारी क्लास रोजाना हो रही है, 7 बजे होती है और आज भी हमारी ये क्लास सुबह 7 बजे डाउटनेट डिफेंस का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर, और उसी के साथ साथ ऐप पर भी आपको होते हुए दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं मुख्य तौर पर पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग आप सभी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, आसपास घटित हुई हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, उसको हम लोग समझेंगे। अब आप लोग इस बीच में क्या कर सकते हैं, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को हमारी इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि अब तक कोई बच्चा अगर हमारे साथ ही नहीं जुड़ा, हमारा साथी अगर हम तक अभी तक नहीं जुड़ा हो, तो वो हमारे साथ जुड़ जाए और हम लोग बिना किसी भी समय को व्यर्थ करे हुए क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास को अब शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर चीज को समझेंगे, बहुत आनंददायक तरीके से हम लोग हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखते हैं कि हाल ही में आप क्या देखते हैं कि रिसेंटली किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अभी आप देखते हैं कि भारत का एक संस्थान है, उसने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है जिसको कहा जा रहा है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा संस्थान है जिसने हाल फिलहाल में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है ना। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम लोग IMF कहते हैं, नीति आयोग को हम लोग नीति आयोग कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में, और विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल फिलहाल में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को लॉन्च किया है। अगर हम देखें तो भारत के अंदर ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है मुख्य तौर पर किसके द्वारा, हमारी नीति आयोग के द्वारा। अब ये गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या है दोस्तों, यहां पर हम लोग बता रहे हैं कि हमारे वो ऐसे वर्क, गिग का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी, जो डिलीवरी करने वाले हमारे भाई होते हैं, जो सामान को डिलीवरी करते हैं, ये कितने तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में इनको लेकर क्या प्रोग्रेस हो सकती है, उससे रिलेटेड हमारी ये रिपोर्ट आई है जो भारत की नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भारत की नीति आयोग ने प्रस्तुत की है। नीति आयोग को आप देखते हैं कि इसको साल 2015 में निर्मित किया गया था। नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना आयोग या फिर हम लोग कहें कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री, यानी कि मुख्य तौर पर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के हाल फिलहाल में बने CEO कौन है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए कि नीति आयोग के हाल ही में नियुक्त हुए CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्हें कहा जाता है। अगला सवाल, ये भी एक अच्छा सवाल है और आपके पेपर के संदर्भ में ये सवाल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है। पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? अब ये क्या है बच्चों, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज दी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID। अभी देखिए हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्तर है और ऑनलाइन एजुकेशन को सरकारी संस्थानों में कितने बेहतर तरीके से शामिल कर लिया गया है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के वो कौन से राज्य रहे जिन्होंने जो इसमें बेहतर है उनको सबसे ऊपर रखा गया है इस लिस्ट में, और जिन राज्यों में ऑनलाइन सुविधा बेहतर नहीं है उनको नीचे किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर ये जो हमारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसे हम लोग PGI कह रहे हैं,
इसको जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बच्चों भारत का जो हमारा एजुकेशन मंत्रालय है या फिर जो शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप देखते हैं कि उसके द्वारा लॉन्च किया गया है कि भारत में जो ऑनलाइन एजुकेशन है भारत के किन किन जिलों में सबसे बढ़िया है उनको ऊपर रखा गया है और जो सबसे कम है उनको नीचे रखा गया है। इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर आए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान का आपका जो अलवर जिला है वो आपको यहां पर सबसे ज्यादा टॉप पर दिखता है। अगला सवाल, टी हब जो खबरों में रहा है, अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक वर्ड था या फिर एक संस्था थी या फिर एक चीज थी जो बहुत ज्यादा खबरों में रही है जिसे कहा जा रहा है टी हब। जो खबरों में रहा है वो किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप इनब्यूटर है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टी हब हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि एक राज्य के अंदर शुरू किया गया है। और टी हब क्या है बच्चों? ये एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा संस्थान है जिसके अंदर आप देखते हैं कि यहां पर लगभग 2000 से भी ज्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया पर क्या करना चाहते हैं, काम करके एक कंपनी बनाना चाहते हैं। जैसे बच्चों को डाउट बहुत होते थे, अब बच्चों को डाउट के सोल्यूशन मिले, ये एक आइडिया था जो डाउटनेट के फाउंडर आदित्य सर के दिमाग में आया। आदित्य सर ने इसको एग्जीक्यूट किया और डाउटनेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। किसी समस्या का समाधान बनाते हुए जो लोग क्या करते हैं, कंपनीज को बनाते हैं, उन्हें ही स्टार्टअप कहा जाता है। और एक ऐसी क्या देखते हैं बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर लगभग आप लोग देखते हैं कि 2000 स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा और उनको देखा जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टी हब इसे कहा जा रहा है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? जहां पर आप लोग देखते हैं कि जो आपके स्टार्टअप होंगे उनको इंक्यूबेटर किया जाएगा, यानी कि उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि कोई स्टार्टअप कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है, वो कैसे अपने आप को ऊपर पहुंचा सकती है, कैसे सफल हो सकती है, ये सब चीजें यहां सिखाई जाएंगी। 2000 से भी ज्यादा आप देखते हैं कि आपको स्टार्टअप्स इसके अंदर दिखेंगे। तो ये है भारत का जो तेलंगाना राज्य है और आप देखते हैं कि तेलंगाना राज्य के अंदर इनके मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा मुख्य तौर पर ये किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज हर्मिट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। अभी अगर आप लोग खबरों को देख रहे होंगे तो हाल फिलहाल में एक शब्द है जो बहुत ज्यादा फेमस रहा है और जिसे हम लोग कह रहे हैं हर्मिट। ये जो हर्मिट शब्द है या फिर ये जो हर्मिट है भैया, ये क्या है ना भैया? ये जो हर्मिट है ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर स्पाइसवेयर है। स्पाइसवेयर का मतलब क्या होता है? आपके फोन के अंदर चुपचाप से आप लोग देखते हैं कि ये जो वायरस है ये आ जाएगा और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको तोड़ देगा और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा बच्चों? ये जासूसी वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसे स्पाइसवेयर कहा जा रहा है। स्पाइस मतलब क्या होते हैं? स्पाई मतलब जासूस होते हैं। तो स्पाइसवेयर ये एक आपको दिखता है कि एक ये वायरस है जिसे हमिट नाम दिया गया है और ये मुख्य तौर पर जो यूरोप के देश हैं वहां के जो लोगों के फोन है एंड्रॉइड और एप्पल फोन, उसमें ये देखा जा रहा है। तो हर्मिट एक प्रकार का आपको एक वायरस दिख रहा है जो एक स्पाइसवेयर है जिसके तहत जासूसी की जा रही है, लोगों की इंफॉर्मेशन को निकाला जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस श्रेणी को सम्मिलित करने के लिए दिया जाता है? भारत के अंदर हम लोग देखेंगे जो मुख्य तौर पर हमारे हाईवे है ना, वो हमारे देश की क्या है दोस्तों? आन बान शान है। और आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारे हाईवे हैं इनके अंदर क्या है कि ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, इनको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो लोग इनको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। किनको प्रोत्साहित किया है भारत की सरकार ने? नेशनल हाईवेज को बेहतर बनाने के लिए अभी हाल फिलहाल में लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। तो किस श्रेणी के लोगों को इसमें शामिल किया गया है? अलग अलग कंपनीज को, सार्वजनिक इलाकों को, नौकरशाह यानी कि सरकारी अफसरों को या फिर कर्मचारियों को, जो छोटे दर्जे के कर्मचारी हैं उनको, जो एम्प्लॉयज हैं उनको। तो इसका सही आंसर क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे जो मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने मुख्य तौर पर उन कंपनीज को क्या किया है बच्चों? प्रोत्साहित किया है जो भारत के अंदर हाईवेज को बनाने में क्या है? बहुत ज्यादा अग्रसर है, जो भारत के अंदर सड़कों को, रोडों को, हमारे जो हाईवे हैं उनको बनाने में बहुत तेजी के साथ तत्परता दिखाती हैं। तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे क्या करता है? उन कंपनीज को सम्मानित कर रहा है। अगला सवाल, एक शब्द है, ये भी बहुत अच्छा है और आप सभी के साथ इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एनालिसिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने रखा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा परीक्षित किया गया उपग्रह
है ना। आप देखते हैं कि एक स्पेस एजेंसी है, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं। भारत की आप देखते हैं कि इसरो है, आप देखते हैं कि अमेरिका की नासा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल फिलहाल में एक स्पेस एजेंसी है जिसने एक आप देखते हैं कि एक अपने क्या किया है, अपने एक उपग्रह को छोड़ा है। ठीक है, तो ये जो कैपस्टोन नामक ये जो उपग्रह है, ये किसके द्वारा छोड़ा गया है ना। हाल ही में जो ये कैपस्टोन है, जो ये उपग्रह छोड़ा गया है, सैटेलाइट छोड़ा गया है, ये कौन सी एजेंसी ने छोड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नासा, ईआरएस, स्पेसएक्स या फिर रोकोमोस। ये जो रोकोमोस है ये आपको रशिया की स्पेस एजेंसी दिखती है, स्पेसएक्स आपको दिखता है कि एलोन मस्क की है और नासा अमेरिका की है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष एजेंसी को क्या किया, कैपस्टोन नामक जो उपग्रह है इसको छोड़ा है। तो नासा के द्वारा आप लोग देखते हैं कि हाल ही में कैपस्टोन नामक जो उपग्रह है इसे छोड़ा गया है, जो पृथ्वी से बाहर जाकर क्या करेगा, जो सैटेलाइट के जरिए जो हमारी दूरसंचार व्यवस्था है उसको बेहतर करेगा। कैपस्टोन, नासा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और बहुत ही जोशीला, एक और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपके सामने रखते हैं, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जो सवाल आपके सामने रखा गया है वो ये है कि PSLV C-53 मिशन में हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने किस देश के लिए 3 उपग्रह को लॉन्च किया। भारत से आप देखते हैं कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, है ना, इसरो ने क्या किया बच्चों, PSLV C-53 छोड़ा। आप क्या देखते हैं कि हमने PSLV 350 लॉन्च कर दिया। अब ये जो लॉन्च किया इसके अंदर हमने 3 सैटेलाइट्स, आप क्या देखते हैं कि 3 उपग्रह को छोड़ा। ये किस देश के थे, भारत से आप देखते हैं कि हमारा ये PSLV C-53 छोड़ा गया और इसरो ने इसको तैयार किया था। इसने किस देश के उपग्रहों को रखा था और ये उस देश के अंदर दूरसंचार व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा को बेहतर करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन से देश के थे, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से देश से संबंधित आप देखते हैं कि हमारा ये आपको उपग्रह देखते हैं कि PSLV 353 मिशन में इसरो ने जिन 3 देश के उपग्रहों को लॉन्च किया था वो आपसे पूछे जा रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि PSLV C-53 के अंतर्गत जो हमने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है वो सिंगापुर देश से थे। किससे संबंधित थे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि वो सिंगापुर से संबंधित थे और सिंगापुर के हमने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है इस रॉकेट से। अगला क्वेश्चन, 2022 के अंदर, साल 2022 के अंदर आप लोग देखते हैं कि रेजिडेंटल डेमोक्रेसीज स्टेट किस वैश्विक संघ से जुड़ा है। आप क्या देखते हैं कि दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि एक एसोसिएशन है, ग्लोबल लेवल पर आप देखते हैं कि एक ग्रुप है। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप आपको दिखते हैं, G7, G20 और इसी के साथ आप देखते हैं कि G77, अलग अलग देशों के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जिसने क्या किया भैया, जिसने फोकस किया है कि वो रेजिलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट, है ना बच्चों, इस पर फोकस करेगा। तो इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जो मुख्य तौर पर क्या कर रहा है, इस पर फोकस कर रहा है। ऑप्शन है G20, ब्रिक्स, G7 या फिर आसियान। तो ये आपके सामने पूछा जा रहा है कि रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल एसोसिएशन। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा मुख्य तौर पर G20। G20 क्या है कि दुनिया के अंदर जो 20 सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है, दुनिया के 20 सबसे पावरफुल जो देश हैं, इसमें अमेरिका है, जर्मनी है, भारत है, आपको दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, आपको दिखता है कि इसके अंदर चाइना है, ब्रिटेन है, इसके अंदर आपको दक्षिण अफ्रीका भी दिख जाता है, कनाडा भी दिखता है ना। इसी के साथ साथ आपको क्या दिखता है बच्चों, नॉर्वे भी दिखता है। तो ये सभी देश आपको दिखते हैं और इन सभी देशों के अंदर अगर हम लोग देखें कि इनका एक ग्रुप है जिसे G20 कहा गया और इसी ग्रुप के अंदर रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा, जो मुख्य तौर पर जो इन सभी देशों के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको बेहतर और मजबूत करने की कोशिश का ये एक तरीका है। तो 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा हुआ है, किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये G20 से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद हाल फिलहाल में किसे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अभी देखते हैं कि हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, आप देखते हैं कि पूरे तौर पर राजनीतिक संकट आ गया है और जो उद्धव ठाकरे थे, जो शिवसेना के
पदाधिकारी थे उनको अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और शिवसेना के ही एक बागी नेता जिन्होंने कहा था कि भाई हमारे साथ ज़्यादा विधायक हैं, अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है बीजेपी और उसी के साथ शिवसेना के जो कुछ बागी नेता थे, है ना, वो एक हो गए हैं और अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन है? तो आपके सामने इनका चित्र रख दिया गया है दोस्तों। ये हैं एकनाथ शिंदे, है ना। तो अब एकनाथ शिंदे आपको दिखता है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत होंगे। उद्धव ठाकरे की कहानी यहाँ खत्म हुई और आप देखते हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अगला सवाल, भारत के अंदर ये जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं इसे एकमात्र जारी करने वाली संस्था कौन होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं दोस्तों के जो आपके इलेक्शन से संबंधित आपके बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, आप क्या देखते हैं कि जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये मुख्य तौर पर आपके संबंधित होते हैं बैंकिंग से संबंधित, व्यापार से संबंधित। भारत के अंदर ये जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये कौन सी संस्था लॉन्च करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आरबीआई, एसबीआई, नीति आयोग या फिर सीबीडी। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एसबीआई लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत हुआ है। जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका आरबीआई। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, ये जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, जो हर कंपनी के अंदर आप क्या देखते हैं कि शेयर्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो किस कंपनी के कितने शेयर होंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी, और कंपनी के बीच में एक दूसरे को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं को बॉन्ड्स कहा जाता है। तो ये जो कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं ये हमारा आरबीआई ही क्या करता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लॉन्च करता है। अगला सवाल, किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? भारत में आप क्या देखते हैं कि हमने एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला परीक्षण किया है। वो कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, डीआरडीओ, एनएसआईएल, ध्रुव हवाई क्षेत्र, या फिर आप देखते हैं दोस्तों आपका पिलेक्स स्पेस। तो भारत के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये हमारी डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। और डीआरडीओ भारत के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी हमारे देश में बने हुए हथियार होते हैं उनको तैयार करती है। तो डीआरडीओ आपको दिखता है कि इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने रखते हैं दोस्तों और बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जो हमारे डाक कर्मयोगी है ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड? अब आप देखते हैं कि भारत के अंदर एक संस्था है और इस संस्था ने क्या शुरू किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डाक कर्मयोगी इसको शुरू किया है। अब ये जो डाक कर्मयोगी है, भारतीय डाक ने इसको शुरू किया है जिसे कहा जा रहा है डाक्स कर्मयोगी। ये किस लिए हैं? डाक कर्मयोगी एक ऐसा इंटरनेट पोर्टल है जिसके जरिए क्या है कि जो भारत की डाक है ना, भारतीय डाक, वो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगी या फिर ट्रेन करेगी। तो अगर ट्रेनिंग देनी होगी किसी को, आप देखते हैं कि वो इस इंटरनेट पोर्टल पे जाएगा और ट्रेनिंग के सारे मॉड्यूल्स रखे होंगे, जो जिसको ट्रेनिंग लेनी होगी जिस का कोर्स के लिए वहाँ से उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो भारत का ये जो डाक कर्मयोगी है ये भारत सरकार का भारतीय डाक का एक पोर्टल है जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित या फिर तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि खबरों में RAMP योजना थी, ये इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है ना। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि RAMP स्कीम थी, ये इनमें से किस यूनियन मिनिस्ट्री से संबंधित है? तो ये भारत की MSME मिनिस्ट्री यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भारत के अंदर छोटे और उसके बाद थोड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उसको देखने वाली जो हमारी क्या है मिनिस्ट्री है उससे संबंधित था। और ये RAMP MSMI हमारे मंत्रालय से संबंधित था, है ना, जिसके अंदर ये कोशिश की गई कि भारत के जो छोटे उद्योग हैं, भारत के जो सूक्ष्म उद्योग हैं और मध्यम उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। अगला सवाल, पशुपालन और डेयरी विभाग किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है? आप देखते हैं कि भारत के अंदर पशु पालने और उसी के साथ साथ जो हमारे डेयरी विभाग हैं जो डेयरी संबंधित चीज़ों को तैयार करते हैं वो भारत के अंदर वन हेल्थ एक प्रकार से क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि वन हेल्थ प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहली बार ये शुरू होगा। तो भारत के किस शहर के अंदर आप देखते हैं कि पशुपालन और डेयरी विभाग को लेकर मुख्य तौर पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो ये आप देखते हैं कि बेंगलोर को देकर किया जाएगा। और ये हमारी क्लास के आज के सभी क्वेश्चंस रहे। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए होंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहे होंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी दोस्तों और हमने
हाल फिलहाल में संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको आप सभी के सामने रखा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो आप सभी को कल 7 बजे होते हुए दिखेगी, और कल की क्लास में भी हम लोग आप सभी के साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको रखने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में होगी मुलाकात। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। लेट्स मीट टुमारो एट 7 AM। धन्यवाद।